हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं स्टार्ट बिहार के तीसरे वीडियो में। ठीक है, बिहार सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, खास करके बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका नाम है द बिहार हेराल्ड, किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है गुरु प्रसाद सेन, सैयद हैदर हुसैन, कामेश्वर सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गुरु प्रसाद सेन। द बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था। द बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हैं गुरु प्रसाद सेन। कौन है, गुरु प्रसाद सेन। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से, इस पीडीएफ से। ठीक है, इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1912 में पटना में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, तो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, आर.एन. मुधोलकर, एस.सी. मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आर.एन. मुधोलकर हो जाएगा। 1912 में पटना के बांकीपुर में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, आर.एन. मुधोलकर। अगर 1912 में बात करें तो पटना के कहाँ हुआ था, तो पटना के बांकीपुर में हुआ था, पटना के बांकीपुर में। और दोबारा 1922 में बिहार के गया में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। दोबारा 1922 में कब हुआ था, बिहार के गया में हुआ था। बिहार के कहाँ हुआ था, गया में। कब हुआ था, 1922 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो C.R. दास थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, C.R. दास थे। पहली बार 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ और दूसरा 1922 में बिहार के गया जिले में, जिसके अध्यक्ष थे C.R. दास। ठीक है, तो इसका जो पटना में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर.एन. मुधोलकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महेश नारायण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वराज सभा की स्थापना बिहार में 1921 में की गई थी। ये कहां पर की गई थी। क्वेश्चन है, स्वराज सभा की स्थापना बिहार में की गई सन 1921 ईस्वी में। ये कहां पर किया गया, गया में, शाहाबाद में, पटना में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गया में। ठीक है, स्वराज सभा की स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी, बिहार के गया जिले में हुई थी। कहां पर हुई थी स्वराज सभा की स्थापना, 1921 ईस्वी में बिहार के गया जिले में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार से ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। ज्ञानपीठ सम्मान मिला हुआ है, साहित्य में दिया जाता है, साहित्य के अच्छे कृति के लिए, अच्छे सम्मान के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये किसको मिला है, तो रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आप लोगों को मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी उन्होंने एक कृति लिखी है, उर्वशी। ठीक है, इस उर्वशी के लिए उसको मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है ज्ञानपीठ सम्मान। और बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त करने वाले ये बिहार के प्रथम व्यक्ति थे। देश में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर थे, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बेगूसराय में, सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। और उर्वशी नामक कृति के लिए उसको क्या मिला था, ज्ञानपीठ सम्मान मिला था, ज्ञानपीठ सम्मान मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के किस जिले में पाइराइट का सर्वाधिक व्यापक भंडार है। पाइराइट एक खनिज है। पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में पाइराइट का सर्वाधिक व्यापक भंडार है। रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला, भागलपुर जिला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा रोहतास जिला। क्या हो जाएगा, रोहतास जिला। बिहार के किस जिले में पाइराइट का सर्वाधिक व्यापक भंडार है, तो रोहतास जिला में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर काली मृदा, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़ और लाल मृदा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नवीन जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर मृदा भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ का दूसरा नाम क्या है, खादर मृदा। और पुरानी जलोढ़ की बात करें तो इसको बांगर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
बांगर मृदा कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ पाया जाता है किस किस जिले में? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में। कौन सी मृदा पाई जाती है? तो खादर मृदा रहेगा ऑप्शन में, खादर मृदा लगा दीजिएगा, नहीं तो नवीन जलोढ़ रहेगा तो नवीन जलोढ़ लगा दीजिएगा, दोनों एक ही होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा से मिलती है? फतुहा पटना के पास एक जगह है। फतुहा कहाँ है? पटना के पास एक जगह है, पटना के पास है फतुहा। फतुहा में गंगा में जाकर के कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन, सकरी, सोन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है पटना के फतुहा जिले में, पटना के फतुहा नामक जगह पर जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? पुनपुन, पुनपुन नदी। ठीक है, फतुहा में मिलती है गंगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में जल अपवाह तंत्र किस प्रकार का है? कांटेदार पैटर्न, जालीदार जल निकासी, रेडियल पैटर्न, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर जल अपवाह तंत्र है वो जालीदार जल निकासी के तौर पर है। कैसा है? वो जल निकासी जालीदार तौर पर दिखता है। वहां का जो जल अपवाह तंत्र है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वो जालीदार दिखता है। कैसा दिखता है? जालीदार। ऐसे 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 चारों तरफ से नदियां यहाँ पर गुजरती है, बहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जालीदार जल निकासी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जालीदार जल निकासी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय किस जिला में है? जैसे तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है, उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय किस जिला में है? ऑप्शन है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। कहाँ पर है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर जिला में है। चलिए, वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये बिहार से रिलेटेड जो जीके है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से, यहाँ होगा नेता से, भगत सिंह उनसे मिलने कई बार हाजीपुर आए। भगत सिंह जो थे, भगत सिंह का नाम सभी ने सुना होगा। भगत सिंह जो है बिहार के एक नेता से अक्सर मिलने आया करते थे हाजीपुर। कौन थे वो नेता? सचिंद्रनाथ सान्याल, खुदीराम बोस, योगेंद्र शुक्ल, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, योगेंद्र शुक्ल थे। कौन थे वो व्यक्ति? योगेंद्र शुक्ल थे, जिसे मिलने भगत सिंह कई बार बिहार के हाजीपुर आया करते थे। कई बार बिहार में हाजीपुर आया करते थे। कौन मिलने आया करते थे? तो भगत सिंह मिलने आया करते थे योगेंद्र शुक्ल से। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? आत्म संस्कृति के लिए संकेत, भारत की जीत आजादी, भारत विभाजन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है भारत विभाजन, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडिया डिवाइडेड। क्या कहते हैं? इंडिया डिवाइडेड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंडिया डिवाइडेड कहते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? तो भारत विभाजन। कौन लिखा गया है? भारत विभाजन। किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के पटना जिले में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सदाकत आश्रम की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MK गांधी, मजहरुल हक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। किसने सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया है पटना में? तो मजहरुल हक ने किया है। किसने किया है? मजहरुल हक ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 6 बार, 7 बार, 8 बार, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 8 बार लगाया गया है। कब कब लगाया गया है? 8 बार लगाया गया है। अगर हम इसकी सीरीज की बात करेंगे तो 1968 में लगाया गया है, 1969 में लगाया गया है, 1972 में लगाया गया है, 1977 में लगाया गया है, 1980 में लगाया गया है, 1980 के बाद 1995 में लगाया गया है, 1999 में लगाया गया है, 1999 के बाद 2005 में लगाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कब कब लगाया गया है? तो कब कब लगाया गया है? 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और 2005 में लगाया गया है। आप लोग इस सीरीज को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पंचायत एवं जिला परिषद अधिनियम कब लागू किया गया था? बिहार पंचायत और जिला परिषद अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1961 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? बिहार में पंचायत और जिला परिषद अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1961 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है?
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता, अगर पिछले वीडियो में हम बताए हैं बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार की कुल साक्षरता कितनी थी 2011 के जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता कितनी थी, बिहार की कुल साक्षरता कितनी थी, तो 61.8 थी, 61.8 थी। और उसमें पूछ रहा है कि पुरुष साक्षरता कितनी थी, तो पुरुष साक्षरता 71.2 है। कितनी है? 71.2 है। पूरे टोटल साक्षरता की बात करेगा तो 61.8, और केवल इसमें पुरुष की बात करेगा तो 71.2 है। कितना है? 71.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2। और अगर पूछेगा कि बिहार महिला साक्षरता दर, क्या पूछेगा? महिला साक्षरता दर पूछेगा 2000 अकॉर्डिंग टू कितना, 2000 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका 51.5। ये क्या हो जाएगा? 51.5 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। लीजिए अगला क्वेश्चन यही है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है? तो कितनी है? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, 51.5 है। कितना है? 51.5। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है थावे महोत्सव TRE 2.0 का क्वेश्चन, TRE 2.0 का क्वेश्चन है ये। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है? थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल भागलपुर, मुंगेर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? थावे महोत्सव ये गोपालगंज में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोपालगंज में मनाया गया है इस बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। भागलपुर, मुंगेर, पटना है ऑप्शन में, लेकिन गोपालगंज नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा महोत्सव है? थावे महोत्सव। याद रखिएगा आप लोग। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन, बिहार सरकार का स्टेट आइकॉन कौन है? पल्लवी ठाकुर है, मैथिली मिश्रा है, मैथिली ठाकुर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। कौन हो जाएगा? बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन कौन है? तो मैथिली ठाकुर। कौन है? वो लोकगीत गाती हैं मैथिली ठाकुर। यूट्यूब पे आप लोग देखे होंगे, एक बहुत छोटी सी बच्ची है 14-15 साल की। ठीक है, 14-15 साल की नहीं, उसका अच्छा खासा उम्र होगा, हमको लगता है 20-22 साल की तो जरूर होगी वो। ठीक है ना? तो मैथिली ठाकुर है, उसके साथ उसके छोटे भाई बहन भी बैठ के गाते हैं। तो बिहार सरकार की क्या है? वो स्टेट आइकॉन है मैथिली ठाकुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन का कुल बजट कितना है? जल जीवन मिशन बिहार में चलाया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा। तो इसका बजट कितना है? 70,000 करोड़, 72,000 करोड़, 75,000 करोड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 70,000 करोड़। क्या हो जाएगा? जल जीवन मिशन का कुल बजट कितना है? तो 70,000 करोड़ रुपए है। 70,000 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? TRE 2.0 का क्वेश्चन। कहाँ का है ये? TRE 2. ये पीछे वाला क्वेश्चन भी आपका TRE 2.0 का था। कहाँ का था? TRE 2.0 का क्वेश्चन था। ये भी TRE 2.0 का क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर, लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल में कितनी, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? कितने बिंदु से पढ़ा जाता है ब्रेल लिपि को? तो 6 बिंदुओं पर पढ़ाया जाता है। कितने बिंदु पर? 6 बिंदु पर पढ़ा जाता है। ठीक है, कितने बिंदु पर पढ़ाया जाता है? तो 6 बिंदु पर। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु पर पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, किसी भी मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से हमेशा ऊंची होती है। तो कोसी मैदान, जिस कोसी क्षेत्र में जो हम लोग आते हैं, तो उस कोसी क्षेत्र के मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछ रहा है। तो 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। TRE 2.0 का क्वेश्चन, TRE 2.0 का क्वेश्चन। ठीक है, कोसी मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 30 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में बिहार का जूट उत्पादन, यानी कि पूरे भारत में जो जूट का उत्पादन होता है, तो बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। अगर पहला स्थान की बात करें, अगर जूट उत्पादन में पहला स्थान की बात करें, पहला स्थान किसका? जूट उत्पादन का, जूट उत्पादन का। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा ऑप्शन। इसलिए दूसरा स्थान किसका है? तो बिहार का है। दूसरा स्थान किसका है? तो बिहार का है। चलिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बरौनी तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सहरसा जिला, बेगूसराय, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पर तेल शोधक कारखाना बरौनी कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में। कच्चे तेलों का रिफाइनिंग किया जाता है और वहाँ पर तेल शोधन करके
तेलों के बहुत सारे रूप, पेट्रोल डीजल वगैरह सबको बनाया जाता है। तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में है। चलिए, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना का जो महिला महाविद्यालय है, महिला कॉलेज है, कब स्थापित हुआ था? तो 38 में, 40 में, 41 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1940 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वाभिनव आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के 1920 का असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था दोस्तों? तो हम लोग विदेशी कपड़ों का, विदेशी स्कूलों का बहिष्कार करते थे और इसी दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। इसी दौरान किसकी स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो कौन सा आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये TRE 2.0 का क्वेश्चन, TRE 2.0 का क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास में बता दिए हैं कि ओजोन छिद्र जो स्पष्ट होता है, ओजोन छिद्र स्पष्ट हुआ है, कहां हुआ है? तो वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहां पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। तो क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव नहीं लिखा हुआ है, दक्षिणी ध्रुव नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखेंगे। कथन है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, किसके साथ संबंध है? अभी हाल फिलहाल G20 से है संबंध। किससे संबंध है इसका? तो G20 से संबंध है। ग्लोबल, ये क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, G20 से है। इसका G20 का कथन क्या था? G20 का क्या था? ध्येय वाक्य क्या था? ये भी पूछता है। वसुदैव कुटुंबकम। क्या था? वसुदैव कुटुंबकम, यानी समूची धरती ही हमारा परिवार है। समूची धरती ही हमारा क्या है? परिवार है। ये G20 का ध्येय वाक्य था, वसुदैव कुटुंबकम, और इसका कथन था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? G20। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पटना, समस्तीपुर, गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गया में है। कहाँ पर है? बिहार के गया में। सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किसने किया था? तो इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना प्रारंभ किया था, जिसमें कि सभी के लिए शिक्षा फिक्स की गई है, निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। TRE 2.0 का क्वेश्चन देखिए। TRE 2.0 का क्वेश्चन आ गया। गेहूं के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? भागलपुर जिला, कटिहार जिला, समस्तीपुर जिला, पूर्णिया जिला, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 2.0 नहीं, 3.0 की बात कीजिए। गेहूं का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो रोहतास में होता है। रोहतास में। अगर गेहूं पूछे या धान पूछे, गेहूं पूछे या धान पूछे तो कौन सा जिला मारिएगा? तो रोहतास मारिएगा। क्या पूछेगा? रोहतास मारिएगा। तो रोहतास ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने? TRE 1.0 का क्वेश्चन। TRE 1 में आया था ये लड़कों के शिफ्ट में। किसके शिफ्ट में आया था? लड़कों के शिफ्ट में आया था। लड़कों के शिफ्ट में। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति, संथाल जनजाति, सन्यासी जनजाति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। किसने लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव जनजाति ने भाग लिया था। कांग्रेस का गया अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो CR दास थे। कौन थे? CR दास थे, जिसे चित्तरंजन दास कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्तरंजन दास कहते हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? यह भी TRE 1 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? TRE 1 का क्वेश्चन है। तो हुंकार
हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो यमुना काट जी, राहुल संकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तीनों सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन, यमुना काट जी और सहजानंद सरस्वती। तो हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें तीनों के सहयोग से ये पत्रिका चलती थी, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह खनिज इसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार का एकाधिकार मतलब सबसे ज्यादा बिहार में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये खनिज? सबसे ज्यादा बिहार में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बिहार में होता है सबसे ज्यादा। पायराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पायराइट। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो सबसे ज्यादा पायराइट कहाँ होता है? तो बिहार में। लगभग 95% देश का पायराइट कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। पूरा 95% पूरे देश का पायराइट कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में है। ये कहाँ है जी? झारखंड में है बोकारो स्टील प्लांट। 1964 यानी भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश के सहयोग से, स्विस के सहयोग से, जर्मन के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से, कोई नहीं। इसका पूरा नाम है सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना था। बोकारो का स्टील प्लांट जो कि 1964 में बना, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में है। वो किसके सहयोग से बना है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है दोस्तों? रूस के सहयोग से बना है। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है या नहीं? हम लेकर के आते हैं सीरीज बिहार स्पेशल का, तो कैसा लगता है आप लोगों को पढ़ने में? कैसा क्वेश्चन मजा आता है बनाने में? हमको कमेंट करके बताइएगा, अपना फीलिंग बताइएगा। ठीक है, तो हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लेकर के आएंगे। तो चैनल पे जो नए हैं उसको क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं 1937 नंबर का क्वेश्चन है। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? तो कोलकाता में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित की गई थी। डच ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1638 में, 1632 में, 1600 में, 1602 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डच जो भारत आए थे तो वो उन्होंने 1632 ईस्वी में, कहाँ पर? 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को पटना में स्थापित किया था। कहाँ पर? पटना में स्थापित किया था। कहाँ पर स्थापित किया था? पटना में, 1632 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है ये TRE 2.0 का क्वेश्चन लीजिए। TRE 2.0 का क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? ये अगर ग्लोब है, ये अगर ग्लोब हम अच्छा जैसा बना देते हैं, ये अगर ग्लोब है, ग्लोब अच्छा जैसा बना देते हैं। चलिए, ये अगर ग्लोब है तो ग्लोब पर 101 डिग्री के क्या लिखा हुआ है? 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? तो ये है 0 डिग्री। इसके बगल में हम लोग खींचते जाते हैं, एक डिग्री के, 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, इस तरह से खींचते जाते हैं। तो आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोगों को ये बता दिए हैं कि 1 डिग्री पर खींचने पर कितनी अक्षांश रेखा खींच सकते हैं? तो 179, 180, 181, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 डिग्री पर खींचेगी अक्षांश रेखा पूछ रही है, या ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रही है? अक्षांश रेखा पूछ रही है। और 90 डिग्री का जो रेखा होता है वो क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉइंट। तो 180 में से अगर 181 में से अगर वो 2 को घटा देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 181 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 179। चूंकि 90 ऊपर और 90 नीचे होता है, 180 और बीच वाला 100 विषुवत रेखा 181 होता है। और 181 में क्या करते हैं हम लोग? 2 को घटा देते हैं तो 179 अक्षांश रेखा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कहीं कहीं कटिहार भी ऑप्शन में दिखेगा आपको, कहीं कहीं कटिहार भी ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन बीपीएससी जो है, लेकिन बीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिया है? तो मुजफ्फरपुर लिया है। बीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिया है? तो मुजफ्फरपुर लिया है। और कहीं कहीं कटिहार भी रहता है। तो बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो कटिहार में होता है। कहाँ पर होता है? कटिहार में होता है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन संगठन की स्थापना, इसका पूरा नाम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, इंडियन एसोसिएशन। किसे क्या होता है? एसोसिएशन। क्या है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है 1876 ईस्वी में? तो ऑप्शन है WC बनर्जी, सुशील कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। किसने किया है? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व सबसे बड़ा संस्था था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले बड़ी संस्था थी ये। इससे पहले बड़ी संस्था थी। से पहले क्या थी? बड़ी संस्था थी। क्या थी? इंडियन एसोसिएशन। क्या था? इंडियन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1876 में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे इसके संस्थापक? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? यानी भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है विदेश में जाकर के सबसे पहले किसने फहराया? तो लाला लाजपत राय ने, मैडम भिखाजी कामा ने, रास बिहारी बोस ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कहां पर? जर्मनी के स्टुटगार्ट में जाकर के भारत का झंडा फहराया। इसलिए मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं। विदेशी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया गया था। किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा। कहां पर? जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है अब्दुल कलाम आजाद। ये अब्दुल लिखा गया है, यहाँ पर होगा अबुल कलाम आजाद। क्या होगा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? अल हिलाल हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद, यहाँ अब्दुल नहीं होगा, ये होगा अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को संपादित किया गया था। किसको? अल हिलाल नामक पत्रिका को। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था, अंतरिम सरकार जब आजादी के समय बना था तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वित्त विभाग, रक्षा विभाग, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के पास था। किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था रक्षा मंत्री। वित्त मंत्री किसके साथ था? तो लियाकत अली के पास था। किसके पास था? लियाकत अली के पास। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। 44 नंबर का क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? TRE 1 का क्वेश्चन है ये। कहाँ का क्वेश्चन है? TRE 1.0 का क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने क्या देना बंद कर दिया था? चौकीदारी कर को देना बंद कर दिया था। कौन सा कर था? चौकीदारी कर को देना बंद कर दिया था। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। 44 क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। अब बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन था, आप लोगों को बहुत ही यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बिहार स्पेशल का ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।